नमस्कार सर्व शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम सीटीटी के अध्ययन में पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र इस विषय में भोजन इस विषय पर भोजन और पारंपरिक विधियाँ इस विषय पर हम 30 सवाल हल करने वाले हैं। पहला सवाल है, एक ईवीएस शिक्षिका अपनी कक्षा में भोजन के संरक्षण पर चर्चा कर रही है। वह छात्रों को दूध को उबालने, आम का अचार बनाने और हरी सब्जियों को गीले कपड़े में लपेटकर रखने के उदाहरण देती है। इन गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य जो है पर्याय क्रमांक आप सी देख सकते हैं। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के बारे में समझाना, यह उनका उद्देश्य है। क्योंकि दूध उबालना रोगाणुओं को मारता है, यानी उसमें जो जंतु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको मारता है। अचार में नमक तेल नमी कम करता है और गीला कपड़ा नमी बनाए रखते हुए बाष्पीभवन द्वारा तापमान कम रखता है। यह सब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए रणनीतियाँ की जाती है। इसलिए सवाल जो है, सवाल पहले का पर्याय क्रमांक सी बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर सी पर्याय भी आप देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक सी है जो इसका सही जवाब है, सटीक जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 2 की तरफ। एक छात्र अपनी नोटबुक में लिखता है, हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि इनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। यदि इस छात्र के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 ग्राम है तो उसकी स्थिति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो 4 पर्याय यहाँ पर दिए हैं। चारों पर्याय में हम सबसे आखिरी पर्याय की तरफ जाएंगे। चारों पर्याय आप देख सकते हो। सबसे आखिरी पर्याय देखिए, वह एनीमिया यानी अल्प रक्तता से पीड़ित है और उसे अपने आहार में सुधारना करने की आवश्यकता है। क्योंकि आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। गुड़, आंवला और पालक इसके उपचार के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे सटीक पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 3 की तरफ। भोजन के पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें यहाँ पे 3 कथन दिए हैं। पहला कथन, पाचक की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत में समाप्त होती है। लार में, यानी अपने जो मुंह में लाल निकलती है, लार में मौजूद इमाइलेज स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है। अच्छा, और तीसरा जो है, हमारे पेट का रस अम्लीय होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। सत्य कथनों का चयन कीजिए। सवाल केवल 2 और 3 सही है, एक जो है वो सही नहीं है। क्योंकि लार में एमाइजिन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन शुरू करता है और आमाशय यानी पेट में HCl अम्लीय वातावरण प्रदान करता है जो पेप्सिलिन एंजाइम को सक्रिय करता है। इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी जो है, पर्याय क्रमांक सी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर केवल 2 और 3 सही है, तो इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ। कक्षा 5 की एक शिक्षिका छात्रा से पूछती है, यदि आपके घर में 1 सप्ताह तक पानी और भोजन न हो तो क्या होगा? इस गतिविधि का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? देखो, 1 सप्ताह तक अगर पानी ना हो तो क्या होगा, इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक पहला देखिए, छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना ताकि वे भोजन के महत्व को समझ सके। तो यहाँ पर काल्पनिक सोच जो है, काल्पनिक सोच को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। ऐसी गतिविधियाँ अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करती है, जहाँ छात्र जीवन की आवश्यकताओं और अस्तित्व के संघर्ष के बारे में गहराई से सोचते हैं। यानी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य दिख रहा है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी पर्याय को देख सकते हो। पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे आखिरी पर्याय आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हो। देखो तो आपके समझ में आएगा, पर्याय क्रमांक ए ही इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ। क्षेत्रीय भोजन और उनके स्थानों के सही युग्म की पहचान कीजिए। हमारे
पर्यावरण में यानी हमारे आसपास मिलने वाला भोजन और उनके स्थान के यहाँ पर जोड़ियाँ हमें मिलानी है, युग्म को सही युग्म को पहचानना है। तो यहाँ पर हांगकांग पका हुआ सांप, केरल करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, कश्मीर नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र मछली, गोवा सरसों के तेल में बनी मछली। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 ही सही है। देखो हांगकांग पका हुआ सांप यहाँ सही है, केरल में करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिलता है, लेकिन कश्मीर के बारे में दिया हुआ जोड़ी और गोवा की जोड़ी यह सही नहीं, क्योंकि गोवा में जो है सरसों नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पर वो गलत होगा। और कश्मीर में नारियल नहीं मिलते, क्योंकि कश्मीर में नारियल का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए नीचे 3 और 4 गलत है। इसलिए पर्याय क्रमांक 1 और 2 सही है। और वहाँ जो पर्याय है कहाँ पर है ढूंढेंगे हम। हाँ देखो, पर्याय केवल 1 और 2 सही है। पर्याय क्रमांक डी, हांगकांग में सांप खाया जाता है और केरल में नारियल के साथ टेपियोका, कश्मीर में सरसों का तेल उपयोग होता है और गोवा में समुद्र मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है, इसलिए 3 और 4 आपस में बदले हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जो पर्याय है, पर्याय 1 और 2 सही है, इसलिए 1 और 2 पर्याय डी में दिए हैं, इसलिए इस प्रश्न का पर्याय क्रमांक डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। एक कुपोषित बच्चे में निम्नलिखित लक्षण देखे जाते हैं। उसका पेट फूला हुआ है, चेहरा सूजा हुआ है और उसकी त्वचा पर चकत्ते हैं। उसे प्रोटीन की भारी कमी है। वह किस रोग से ग्रसित होने की सबसे अधिक संभावना है? तो कौन से ऊपर जो दिया है कौन सा बीमारी, तो पर्याय क्रमांक डी देखिए। पर्याय क्रमांक डी चारों पर आपके सामने रखें, तो पर्याय क्रमांक डी क्वाशियोरकोर। तो यह मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें पानी भरना के कारण यानी ओएडेमा से, इसमें ओएडेमा यानी पेट में पानी भरना के कारण पेट और चेहरा फूला हुआ दिखाई देता है। तो जिस बच्चे में प्रोटीन की कमी होती है उससे यह जो बीमारी है ये दिखाई देती है, इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना के बारे में अध्याय शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? पर्याय क्रमांक डी देखिए। पर्याय क्रमांक डी, भोजन के अधिकार, सामाजिक समानता और पोषण के महत्व के बारे में संवेदनशीलता विकसित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह योजना न केवल भूख मिटाती है बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ बिठाकर सामाजिक समरसता और पोषण की समानता को भी बढ़ावा देती है, इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। विटामिन B12 के बारे में कौन सा कथन सत्य है जो इसे अन्य विटामिनों से विशिष्ट बनाता है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक चारों पर्याय आपके सामने है। पर्याय क्रमांक डी देखिए। इसमें कोबाल्ट नामक धातु होती है और यह मुख्य रूप से पशु उत्पादनों में पाया जाता है। विटामिन B12 यानी कोबालामिन में कोबाल्ट होता है। यह शाकाहारी भोजन में बहुत कम मिलता है और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, इसलिए पर्याय क्रमांक डी जो है, पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 9 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भोजन विषय को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त तरीका है पर्याय क्रमांक देखो सी, देखो आपके समझ में आएगा। पर्याय क्रमांक सी, छात्रों के स्वयं के अनुभव, भोजन की विविधता और उनके सामुदायिक ज्ञान को जोड़कर चर्चा करना, यह सबसे सही तरीका है, क्योंकि एनसीएफ 2005 अनुभवजन्य सीखने पर जोर देता है। छात्रों के टिफिन बॉक्स की सामग्री पर चर्चा करना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ। दूध को पाश्चरीकृत करने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहे? तो यहाँ पर उसे क्या किया जाता है? तो सबसे ऊपर का पर्याय देखिए। पर्याय क्रमांक ए, दूध को लगभग 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके अचानक ठंडा किया जाता है। यह लुई पाश्चर द्वारा विकसित विधि है। उच्च तापमान सूक्ष्म जीवों को मारता है और अचानक ठंडा करके शेष जीवाणुओं की वृद्धि रोकता है, इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आप नीचे के पर्याय भी देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 11 की तरफ। एक ईवीएस शिक्षक छात्रों से कहता है, दालों को पकाने से पहले उन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोना चाहिए। इसके पीछे का सबसे सटीक वैज्ञानिक तर्क क्या है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्याय क्रमांक डी देखिए, यह पकाने के समय और यह पकाने का समय और ईंधन की बचत करता है और फाइटिक एसिड जैसे एंटी पोषक तत्वों को कम करता है। भिगोने से फाइटिक एसिड कम होता है जो खनिजों के अवशोषण में बाधा डालते हैं और दालें जल्दी गलती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 12 की तरफ। ईवीएस की कक्षा में भोजन की बर्बादी पर चर्चा करते समय शिक्षक एक गतिविधि योजना करता है जहां बच्चे एक सप्ताह तक मिड डे मील में बचे हुए भोजन का वजन करते हैं। यह गतिविधि किस प्रकार का अधिगम है? तो यहाँ पर भोजन की बर्बादी पर चर्चा करते समय यह गतिविधि की जाती है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक देखो, चारों पर्याय आपके सामने है। पर्याय क्रमांक बी देखिए, अन्वेषण और अनुभवजन्य शिक्षा। छात्र स्वयं डेटा एकत्र कर रहे हैं और वास्तविकता का अनुभव कर रहे हैं जिससे उनमें जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में यदि किसी परिस्थिति की तंत्र से सभी अपघटक हटा दिए जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप पर्याय क्रमांक सी देखिए। पर्याय क्रमांक सी, पोषक तत्वों का चक्र रुक जाएगा और मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी क्योंकि अपघटन जैसे कि कवक और बैक्टीरिया मृत जीवों को सरल पोषक तत्वों में तोड़कर मिट्टी में वापस लाते हैं। उनके बिना खनिज चक्र बाधित हो जाएगा। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 14 की तरफ। वसा यानी फैट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सटीक है? तो वसा जो होता है, वसा के बारे में पर्याय क्रमांक डी देखिए। वसा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा लगभग 9 कैलोरी देती है जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट केवल 4 कैलोरी देता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए दिया गया था? रोनाल्ड रॉस को, जो भोजन और स्वास्थ्य के विषय से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए। पर्याय क्रमांक बी, यह सिद्ध करने के लिए कि मच्छर मलेरिया के परजीवी का संचार करते हैं। तो मलेरिया मच्छरों यानी मादा एनोफिलीज जो होती है उनकी वजह से ही मलेरिया होता है, द्वारा फैला जाता है। यह रोनाल्ड रॉसा ने भारत में शोध के दरमियान पाया। मलेरिया सीधा भोजन से नहीं लेकिन खराब स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते 16वें प्रश्न की तरफ। एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या लेने की सलाह दी जाएगी और क्यों? तो क्या दी जाएगी? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, ग्लूकोज या साधारण शर्करा। पर्याय क्रमांक ए, ग्लूकोज या साधारण शर्करा, क्योंकि यह रक्त में सीधे अवशोषित हो जाता है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सरल रूप है जिसे पाचन की आवश्यकता नहीं होती और यह कोशिकाओं को तुरंत ईंधन प्रदान करता है। इसलिए वहाँ पर एथलीट को क्या तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज या साधारण शर्करा दी जाती है। तो पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 17वें प्रश्न की तरफ चलिए। ईवीएस की शिक्षा श्रुति माया छात्रों से कहती है कि वे खाद्य पिरामिड का विश्लेषण करें। पिरामिड के शीर्ष पर स्थित खाद्य पदार्थों मिठाई तेल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? तो यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय देखिए। पर्याय क्रमांक ए, इनका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि ये कम पोषण लेकिन उच्च कैलोरी वाले होते हैं। मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे यह निकलता है। शीर्ष पर स्थित खाद्य पदार्थों खाली कैलोरी प्रदान करते हैं जिसका अधिक सेवन मोटापे और रोगों का कारण बनता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है और डी भी देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 17 की तरफ, 18 की तरफ। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्याय क्रमांक आप सी देखिए। पर्याय क्रमांक सी, क्योंकि वे रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और चयापचय को नियंत्रित करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि विटामिन और खनिज एंजाइमों का हिस्सा होते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी
प्रतिकार शक्ति को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए हमें जो विटामिन और खनिज है इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। चलो, पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 19 की तरफ। एक किसान अपनी फसल के दोनों दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में भी वर्णित है? तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे हमें सबसे सही सटीक तरीका है पर्याय क्रमांक डी, निष्पावन करना चाहिए। निष्पावन, हवा की मदद से भारी अनाज के दानों और हल्के भूसे को अलग करना निष्पावन कहलाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 20वें प्रश्न की तरफ चलिए। ईवीएस की एक गतिविधि में छात्रा को एक आलू पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालने के लिए कहा जाता है। आलू का रंग नीला काला हो जाता है। यह प्रयोग क्या सिद्ध करता है? तो यह क्या सिद्ध करता है? तो पर्याय क्रमांक देखो, चारों पर्याय मैं आपके सामने रखता हूँ। चारों पर्याय आपके सामने रखने के बाद आपको समझ में आएगा। सबसे आखिरी देखिए, आलू में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति है। आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके एक जटिल नीला काला रंग बनता है, क्योंकि आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है और आयोडीन के साथ मिलने पर उसका रंग नीला और काला बन जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते किसी प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका कक्षा में कहती है हमें जंक फूड जैसे बर्गर और पिज्ज़ा से बचना चाहिए क्योंकि वे संतुलित आहार नहीं है। छात्र पूछते हैं कि क्यों? शिक्षिका का सबसे तार्किक उत्तर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे तार्किक उत्तर है पहला ही पर्याय देखिए, क्योंकि इनमें परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और वसा अधिक होती है लेकिन फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड में मैदा और खराब वसा होती है जो फाइबर की कमी पाचन को धीमा करती है। फाइबर की कमी पाचन को धीमा करती है और विटामिनों की अनुपस्थिति शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हमें जंक फूड से बचना चाहिए। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी पर्याय तीनों पर्याय भी आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 22 की तरफ। भोजन पकाने की भाप द्वारा विधि को अन्य विधियों जैसे तलना या उबालना से बेहतर क्यों माना जाता है? यानी तले हुए उबाले हुए पदार्थों से भाप द्वारा लिए पदार्थ खाने के लिए क्यों अच्छे होते हैं? तो उसका क्या रीज़न है? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, आपके समझ में आएगा। पर्याय क्रमांक सी, क्योंकि यह पानी में घुलनशील विटामिनों के नुकसान को कम करता है और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है। उबालने में विटामिन पानी में निकल जाते हैं और तलने में उच्च ताप से नष्ट हो जाते हैं। भाप में पोषक तत्व भोजन के भीतर ही रहते हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 23 की तरफ। यदि एक व्यक्ति रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात अंधड़ेपना जिसे मराठी में कहते हैं की शिकायत है, तो डॉक्टर उसे निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों को अधिक सेवन करने की सलाह देते हैं? तो सबसे पहला ऊपर का पर्याय देखिए, गाजर, पपीता, मछली का तेल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रोशनी में विकास होता है, क्योंकि यह विटामिन ए के समृद्ध स्रोत है और ए की विटामिन से ही हमें रात अंधड़ेपना जो होता है जिसे रतौंधी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, विटामिन ए की कमी से वह उत्पन्न होती है। इसलिए विटामिन ए मिलने से यह वापस आने में मदद मिलती है, इसलिए हमें पर्याय क्रमांक ए में दिए हुए पदार्थ खाने चाहिए। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते 24वें प्रश्न की तरफ। ईवीएस शिक्षा में थीम का उपयोग किया जाता है। भोजन थीम के अंतर्गत खेती और किसानों की समस्याओं को क्यों शामिल किया गया है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए देखिए, आपके समझ में आएगा। भोजन के उत्पादन की प्रक्रिया और इसके पीछे के कठिन परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि यह छात्रों को भोजन के स्रोत यानी खेत से जोड़ते हैं, किसानों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करता है, जो एनसीएफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 25 की तरफ। भोजन के पाचक में पित्तरस की क्या भूमिका है और यह कहाँ बनता है? तो यह कहाँ बनता है? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, यह वसा का इमल्सीकरण करता है और यकृत में बनता है। पित्त यकृत में है और पित्ताशय में जमा होता है। यह वसा की बड़ी बूंदों को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि एंजाइम काम कर सके, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 26 की तरफ।
एक शिक्षिका ने कक्षा में मिर्च के बारे में बताया कि यह हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से व्यापारियों से द्वारा लाई गई थी। यानी हरी मिर्च जो है, जो कहाँ से आई है? अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से लाई गई थी। इस तरह की ऐतिहासिक जानकारी देने का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, आपके समझ में आएगा। भोजन की वैश्विक यात्रा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की समझ विकसित करना, यह इसका उद्देश्य है। यह छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि जो हम आज खाते हैं उनका एक लंबा इतिहास है और दुनिया के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 27 की तरफ। रुद्रांश के बारे में, यानी फाइबर, रुद्रांश का मतलब क्या होता है? फाइबर के बारे में कौन सा कथन सही है जबकि इसका कोई पोषण मूल्य नहीं होता? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए, फाइबर की अपने को उपयोग समझ में आएंगे। यह बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है और कब्ज को रोकता है, जो इसलिए फाइबर की चीजें हमें खानी चाहिए। फाइबर जल में आयतन जोड़ता है, यानी बल को जोड़ता है और आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, जो अच्छे पाचन के लिए अनिवार्य है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सवाल 28 की तरफ चलो। मछली के तेल यानी कॉड लिवर ऑयल में कौन से 2 विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मछली के तेल में विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाती है। तो कहाँ पर है? पर्याय क्रमांक सी देखिए, विटामिन ए और डी। मछली का तेल इन 2 वसा घुलनशील विटामिनों का उत्कृष्ट स्रोत है, जो आंखों और हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमें मछली भी खानी चाहिए या मछली का तेल लेना चाहिए। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और 29वां प्रश्न, ईवीएस की कक्षा में भोजन का परीक्षण पढ़ाते समय शिक्षक सावधानी बरतने को क्यों कहता है? ताकि क्या है? पर्याय क्रमांक ये देखिए, ताकि छात्र रसायनों को चखे नहीं, क्योंकि वे जहरीले या क्षारक यानी जहरीले होते हैं। या ठीक है, यहाँ पर जो है आप समझ सकते हो हमें रसायनों को क्यों नहीं चखना चाहिए। प्रयोगशाला के रसायनों जैसे कॉपर सल्फेट या आयोडीन को चखना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा प्राथमिक शिक्षण इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आप नीचे के पर्याय भी देख सकते हैं, लेकिन पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयोडीन की कमी होने वाले घेंघा रोग के बचाव के लिए सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक ए, क्योंकि नमक हर अमीर गरीब के आहार का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे व्यापक स्तर पर पोषण सुधार संभव है। क्योंकि नमक एवं सार्वभौमिक खाद्य पदार्थ है, नमक एक सार्वभौमिक खाद्य पदार्थ है। इसमें सूक्ष्म पोषण तत्व मिलाना पूरे समाज को बिना किसी भेदभाव की सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आशा करता हूँ भोजन और उस पर पूछे गए जो 30 सवाल थे उनको हमने यहाँ पर अच्छा तरह से हल करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सीटीटी के अध्ययन के और वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार कहता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रुकता हूँ, फिर मिलेंगे नई तासिका के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।